जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो पेश है आपके सामने अनदर वीडियो ऑफ रिकॉल रिवीजन फॉर सीए फाइनल ऑडिट एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज कारो 2020। तो ये हर एक अटेम्प्ट में आता ही आता है। इसकी वेटेज आप मान करके चलो कि 5 to 10 मार्क्स की आती है। आई एम रियली सॉरी, मैं मई 25 और सितंबर 25 के पेपर्स अभी तक नहीं लेके आ पाई हूँ, बट फ्रॉम दिसंबर 21 टिल नवंबर 24 सारे के सारे पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पे। प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखो, उससे आपको ऑडिट में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और आप देखोगे उसमें भी हर एक पेपर में कारो से क्वेश्चंस आए हैं। अभी मैं रिकॉल रिवीजन में भी आपको बताऊंगी कि कौन सा क्लॉज किस पेपर में पूछा था, तो उससे भी आपको वो रिवाइज होगा। और अगर आपने नहीं ये टॉपिक प्रिपेयर किया है तो आई एम श्योर कि मेरी मेमोरी ट्रिक्स के थ्रू आप ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। फ्यू मेमोरी टेक्निक्स आर माई ओन एंड फ्यू आई हैव लाइक माई फैकल्टीज हैव गिवन मी, तो मैंने वो यूज़ करी थी वाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, एक सेकेंड रुको, एक्चुअली मेरा एक लाइव सेशन जो डेली चलता है वो चल रहा है, तो लेट मी कंटिन्यू द टाइमर। ओके, सो टाइमर हमारा 1 घंटे का स्टार्ट हो गया उस लाइव सेशन में, और हम यहाँ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी या फिर एप्लीकेबिलिटी की ऑफ कार। तो देखो होता क्या है ना, एक ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट बनाता है ना, जब ऑडिट रिपोर्ट, तो उसको कारों की रिपोर्टिंग करना होता है। अब क्या होता है ना, जनरली ये जो एप्लीकेबिलिटी है इट इज़ फॉर एवरी कंपनी, चाहे वो फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो। तो फॉरेन कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, यू विल हैव टू इंक्लूड अ सेक्शन ऑफ कारो 2020 इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस के लिए यू विल हैव टू लर्न वन स्टेटमेंट और वन स्टोरी। तो उससे यू विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखो, ये है 1 पर्सन। ठीक है, अब इसका ना एक छोटा सा बेबी भी है, छोटू बेबी। तो ये स्मॉल बेबी है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, ये 1 पर्सन सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे ये घड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर ये 8 बज रहा है। ठीक है, एट 8 AM इसने कहा कि मैं इंश्योरेंस ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। इंश्योरेंस ऑफिस जा रहा हूँ मैं, मुझे कुछ काम है। ठीक है, अब जैसे जिसके भी घर में छोटे बच्चे होंगे, लाइक मैंने देखा है ऐसा कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं ना कि उनके पापा या मम्मी कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो लोग भी पीछे पीछे लग जाते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो इस बच्चे ने भी ये रोने लग गया, बहुत जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो इसके पापा ने कहा चल तू भी चल, पता लगेगा अभी जहाँ मैं जाऊँगा कि वहाँ क्या हो रहा है, तो चल, बोर होगा ना तो पता लगेगा तुझे। तो 8 बजे इन्होंने कहा कि मुझे ना कुछ काम है, मैं इंश्योरेंस ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद में ना, इनका एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट था, तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस ऑफिस से काम निपटाने के बाद जब बैंक खुल गए 10 बजे के अप्रॉक्स, तो ये एक प्राइवेट बैंक में भी गए। तो अब इस स्टोरी से क्या पता लग गया आपको? 1 पर्सन, स्मॉल बेबी, एट 8 AM, इंश्योरेंस ऑफिस, प्राइवेट और बैंक। इससे सारे के सारे आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट्स याद हो गए। कैसे, मैं बताती हूँ, देखो। सबसे पहले 1 पर्सन का है, मतलब 1 पर्सन कंपनी। यानी कि अगर आप एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो कि एक 1 पर्सन कंपनी है, वहां पर आपको कारो 2020 की रिपोर्टिंग नहीं करना है। सिमिलरली इसके साथ कौन था, इसका स्मॉल बेबी था। ठीक है, स्मॉल बेबी का मतलब यहाँ क्या हुआ, इट्स नॉट बेबी, इट्स एक्चुअली कंपनी। ठीक है, तो अगर कोई स्मॉल कंपनी का आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, वहां पर भी आपको कारो 2020 की रिपोर्ट नहीं करना है। अब स्मॉल कंपनी की क्या क्या कंडीशन है, to see what are the conditions for a small company। तो ये है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है, it should not be greater than or equal to 4 crores, and जो उसकी टर्नओवर है it should not be greater than or equal to 40 crores। अगर ऐसा है, मतलब इफ इट एक्सीड्स दैट पर्टिकुलर लिमिट, या 4 करोड़ भी हो गया, तो वो एक स्मॉल कंपनी नहीं होगा। और दोनों कंडीशंस के बीच में एंड है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। फिर ये कब गए थे, सुबह के 8 बजे। तो 8 बजे का मतलब हो गया सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि कोई भी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी जिसको कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 के अंडर लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको कहाँ जाना था, इंश्योरेंस ऑफिस। तो यहाँ पर इंश्योरेंस ऑफिस का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में भी आपको कारो 2020 की रिपोर्टिंग नहीं करना है। उसके बाद में काम निपटाने के बाद कहाँ गया था, प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट कंपनी, एंड बैंक का मतलब है बैंकिंग कंपनी। अब जो ये प्राइवेट कंपनी है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन यहाँ पर क्या क्या है, PBR 1110 अप टू अप टू अप टू। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ड्यूरिंग द ईयर
एज एन बैलेंस शीट डेट, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर तो यहाँ पर है ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पर क्या है एज एन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट, और यहाँ पर है एट एनी टाइम। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज इससे आपका स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर पी का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर ये एट बैलेंस शीट डेट इफ इट इज अप टू 1 करोड़, तो वो फिर एक क्या कहलाएगी, एक प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। लेकिन अगर उसका जो बैलेंस शीट डेट है उस टाइम पे पेड अप शेयर कैपिटल या रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से एक्सीड कर जाते हैं, उस केस में वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स अगर अप टू 1 करोड़ है एट एनी टाइम, तो वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एट एनी टाइम पूरे साल में कभी भी अगर 1 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग्स हो गई, वहीं पर ही प्राइवेट कंपनी की कंडीशन सीज हो जाएगी एंड इट विल हैव टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ पब्लिक कंपनी। यानी कि आपको क्वेश्चन में आएगा कि एक कंपनी है उसका जो बोरोइंग्स है वो 1.2 करोड़ है, बट वो कम होकर के फिर बैलेंस शीट डेट तक 80 लाख से रह गया। तो उस केस में फिर अगर आपने ये कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पर बिकॉज 80 लाख हो गई तो इट इज अप टू 1 करोड़, तो ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और रिवेन्यू का मतलब क्या है, रिवेन्यू जो है वो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ इट इज अप टू 10 करोड़, तो फिर वो वहां पर आपका प्राइवेट कंपनी कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज अ पब्लिक कंपनी। तो रिवेन्यू में एक चीज ध्यान रखना, अगर जीएसटी है, सेल्स रिटर्न है, ट्रेड डिस्काउंट है, ये सारी चीजें आपकी माइनस होंगी। उसके बाद में जो अमाउंट आएगा वो देखोगे, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इस रेवेन्यू में इंक्लूडेड होता है। ठीक है। तो ये वाली जो भी कंपनीज हैं इन पे कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी की एक और डेफिनेशन है कि वो कंपनी जो कि एक पब्लिक कंपनी नहीं है। ऑल्सो अगर वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस केस में भी हम उसको पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं मानेंगे हम कि वो जो है एक प्राइवेट कंपनी है, नो, वो क्योंकि एक सब्सिडरी है तो दैट मीन्स वो वही कहलाएगी, बिकॉज पेरेंट सब्सिडरी एक तरह से पेरेंट हो गया, तो मम्मी पापा के तो बच्चे वही होंगे ना। लाइक जो सरनेम हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं वही हम यूज करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ हो गई। ठीक है। तो दीज आर द पॉइंटर्स फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो ऑडिटर का रिपोर्ट है ना, वो सीएफएस वाला कंसोलिडेटेड वाला सेक्शन यूज नहीं होता है इसमें, एक्सेप्ट अगर आपको क्लॉज 21 में इसका रिपोर्टिंग करना हो। तो क्लॉज 21 के अलावा कहीं पे भी ऑडिटर रिपोर्ट जो है उस कंसोलिडेटेड वाले पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान देना। चलो अब बढ़ते हैं क्लॉजेस की तरफ। आई विल स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज। क्लॉजेस के लिए भी वैसे तो मेमोरी टेक्निक्स हैं, बट वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेमोरी टेक्निक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्लॉज वाइज करते हैं, और इसमें जो क्लॉजेस ये लोग लिखते हैं ना, वो ये लोग रोमन नंबर्स में लिखते हैं, तो हमें भी वैसे ही लिखना है। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बता देती हूँ कि 1 सेकेंड, चलो ठीक है, मैं अभी आपको बाद में ही बता दूंगी जो मुझे बताना था, मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट। 1 सेकेंड। तो वो जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, Where is my mic? तो मैं आपको बता रही थी कि जो आपको लिखना होता है ना जब आंसर लिखते हो, तो अगर आप लिख दोगे एज पर पैरा 3, तो एक अच्छा इंप्रेशन होगा। तो वो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने देखी थी आईसीआई की बहुत सारे सजेस्टेड आंसर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉजेस के साथ में। तो पहला क्लॉज बात करता है पीपीई के बारे में। अब इस पीपीई में ना कुछ और भी इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो आपके इंटेंजिबल असेट्स, और दूसरी चीज ना जो भी आपके पीपीई असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स, ये सारे पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स। और इसमें ना जो आप इंड एस 116 में पढ़ते हो राइट टू यूज, तो आर ओ यू राइट ऑफ यूज एसेट जो आपके बनते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। अब चलो इसके अंदर के पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुल चैप्टर की सारी क्लॉजेस के अंदर की कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो इसमें बात हो रही है कि ना एंटिटी को ना प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड्स किस चीज़ के बनाने होते हैं, सारे के सारे पर्टिकुलर्स उसको लिखना होता है कि कितनी क्वांटिटेटिव डिटेल्स है, क्या सिचुएशन है पीपीई की, मतलब इन्होंने जो एसेट्स दिखा रखी है वो डैमेज तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है भी या नहीं है। उसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है और है ही नहीं एक्चुअली ये, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होती है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या सिचुएशन है, एंड क्या कंपनी अपनी पीपीई के प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है। आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि क्या जो पीपीए है उसको रीजनेबल इंटरवल्स पर इन्होंने वेरीफाई करा है या नहीं करा है, रीजनेबल इंटरवल्स पर। एंड अगर आपको लग रहा है कि वहां पर क्या है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, तो जो भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हुई है, मतलब डिफरेंसेस आए हैं, तो क्या वो सच में
आपको लगा है कि उसके साथ में प्रॉपर डीलिंग हुई है। मतलब एक तो ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ने फॉर्मेलिटी के लिए रीजनेबल इंटरवल्स पे वेरीफाई कर दिया, और जो भी डिस्क्रिपेंसीज आए इनको ट्रीट ही नहीं करा। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है कि क्या कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी थी, और अगर थी तो क्या उन लोगों ने उसको प्रॉपरली डील करा है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, मैनेजमेंट से बोलोगे ए मैनेजमेंट चलो रिकॉर्ड दिखाओ उनको कि आपने क्या वेरीफाई करा, है ना। उसके बाद में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल डीड्स की। बिकॉज यार कोई एसेट अगर उस कंपनी की नहीं है, कोई पीपी उस कंपनी की नहीं है, और उस कंपनी ने क्या करा दिखा दिया उसको एज देयर पीपी, तो ये तो फिर एक ट्रू पोजीशन डिपिक्ट नहीं होगी ना जो कंपनी है उसकी, दैट्स वाई। तो यहाँ पर आपको टाइटल डीड्स भी देखना है कि क्या जो भी टाइटल है इस पीपी का वो कंपनी के ही नाम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के नाम पर पीपी है नहीं और कंपनी अपने उसको अपना बना के और दिखा रही है, ठीक है। तो इट विल नॉट वर्क हियर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट आपको देखना होगा कि क्या डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी का, उसके बाद में क्या उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू है, उसके बाद में किसके नाम पर है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के नाम पे नहीं है, तो ये सारी चीज़ की क्या डिस्क्रिप्शन है उस प्रॉपर्टी का, क्या ग्रॉस कैरिंग वैल्यू किसके नाम पर है, फिर क्या जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है या एम्प्लॉय है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से किसी के नाम पर है। उसके बाद में किस पीरियड में ये ऐसा हुआ है, क्या रीजन था जो ये पर्टिकुलर पीपी कंपनी के नाम पर नहीं थी, और यहाँ पर कंपनी के लोगों के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हमें रिपोर्टिंग करना होगा बीइंग एन ऑडिटर कि भैया देखो ऐसे ऐसे कंपनी की सिचुएशन है, इस पीपी की ये कंपनी के नाम पर है ही नहीं, ठीक है। नाउ ये चीज हो गई आपकी टाइटल डीड्स तक। अब क्या होगा ना, जैसे यहाँ तक अगर सब कुछ ठीक लगा तो एक चीज आपको और देखनी होगी, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी या फिर इनटैंजिबल असेट्स। तो अब रीवैल्यूएशन होता है, तो ड्यूरिंग द एंड क्या हुआ कि रीवैल्यूएशन जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया सपोज, ठीक है। और क्या हुआ, उस रीवैल्यूएशन की वजह से जो 10% और मोर का चेंज है वो आ गया हर क्लास में पीपीई के इन दी नेट कैरिंग वैल्यू। ध्यान रखना नेट कैरिंग वैल्यू में क्या हुआ ना, नेट कैरिंग वैल्यू में आ गई चेंज आ गया 10% से ज्यादा का। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको वो लिखना होगा, आपको वो रिपोर्ट करना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ चेंज आया है अगर 10% से ज्यादा आया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेटर देन 10%, ठीक है। 10% और मोर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर यू हैव टू रिपोर्ट। और ये इंटेंजिबल एसेट्स में भी अगर आपको लग रहा है कि रिवैल्यूएशन आया है 10% से ज्यादा का, तो यू हैव टू रिपोर्ट। तो अभी तक इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एक पॉइंट था, और पीपी के लिए हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में अगर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है कंपनी के अगेंस्ट में, और वो क्या है, पेंडिंग है, और वो पेंडिंग किसमें है, बेनामी प्रॉपर्टी में अंडर बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है। तो उस केस में भी आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पे ये बेनामी वाला जो एक्ट है वो लग रहा है। बिकॉज अगर ऐसा है तो विल हैव टू रिपोर्ट इट। और हाँ, इसमें भी आपको सिर्फ ये रिपोर्टिंग करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोसीडिंग कंपनी के अगेंस्ट में इनिशिएटेड है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। और अगर ऐसा है तो क्या कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में इसको सही से डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। तो वो चीज आपको यहाँ देखनी है, यहाँ पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट नहीं करना, अगर आपको सिर्फ यहाँ यस या नो में लिखना है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इनका डिस्प्यूशन चल रहा था और इन्होंने रिपोर्ट नहीं करा, डिस्क्लोज नहीं करा। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको देखना है, ठीक है, कि क्या उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको ढंग से डील करा है या नहीं करा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लॉज नंबर 1। जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कि जो टाइटल डीड्स है वहां पर क्या टर्म इन्होंने यूज करी है, वहां पर इन्होंने यूज करी है ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। और जो रीवैल्यूएशन है वहां पर क्या यूज करा है, वहां यूज करा है इन्होंने नेट कैरिंग वैल्यू। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है एग्जाम में, गलती बिल्कुल भी इस पे नहीं करना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्लॉज नंबर 2 की तरफ। और क्लॉज नंबर 2 का क्या नाम है, तो उसका नाम है इन्वेंट्री। क्लॉज 2 इज फॉर इन्वेंट्री, ओके। अब इन्वेंट्री में हमें क्या करना है, तो देखो जो हम लोग बात कर रहे थे पीपी की, उसमें किसके बारे में बात हो रही थी कि क्या मैनेजमेंट ने रिव्यू करा है या नहीं करा है, रीजनेबल इंटरवल्स पे वेरीफाई करा है या नहीं करा है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है एट रीजनेबल इंटरवल। और यहाँ पर रीजनेबल इंटरवल भी क्या है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। तो फिजिकल वेरी सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन, कि सच में दिखा तो रखा है,
ऐसा तो नहीं है कि है ही नहीं उतना स्टॉक जितना इन लोगों ने दिखा रखा है। और यहाँ पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा? मैनेजमेंट ही करेगा, पीपी का भी और इसका भी, ठीक है। और आपको ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने इससे करा है, और जो कवरेज है और जो प्रोसीजर है वो ठीक से लगाया है या नहीं लगाया है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है, जैसे वहां तो दो अलग अलग पॉइंट्स थे, फिजिकल वेरिफिकेशन का अलग था पीपीई में, और 10% और मोर का अलग था। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी है, वहां पर सिर्फ उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिपेंसी मटीरियल तो नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने डिस्क्रिपेंसी में 10% का जो लिमिट है वो डाल दिया है कि अगर 10% या मोर है फॉर ईच क्लास ऑफ इंटरवल इन्वेंट्री, तो फिर उस केस में आपको ये देखना है कि अगर डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा थी, तो क्या इन्होंने इसको अपने बुक्स में ठीक से डील किया है या नहीं किया है। बिकॉज अगर इन्होंने अपनी बुक्स में इसको ठीक तरह से डील नहीं किया होगा, तो फिर ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कंपनी के लिए, है ना। उसके बाद में इसमें एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर ड्यूरिंग एनी टाइम, ये वही बोरिंग्स वाले की तरह है, एनी टाइम मतलब साल में किसी भी टाइम, बाद में रिड्यूस भी हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं, किसी भी टाइम क्या है, अगर कंपनी ने एग्रीगेट वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करी है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, ठीक है, और फ्रॉम बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेम एज बोरिंग्स वाला जो पॉइंट था, तो उस केस में ऑन सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, तो उस केस में आपको ये देखना है कि क्या क्वार्टरली रिटर्न्स या फिर स्टेटमेंट्स कंपनी फाइल कर रही है इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ कंपनी और नॉट, और अगर नॉट तो गिव डिटेल्स। तो एक तरह से आपको यहाँ ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेंट्री को गिरवी रख करके आपने क्या करा, आपने लोन ले लिया, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हैज बीन सैंक्शन एग्रीगेट वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स को सिक्योरिटी बना दिया और उसके बदले में क्या ले ली, लिमिट ले ली, वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ की। तो अगर ऐसा है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न जो है वो अग्रीमेंट में करना होगा विद बुक्स। तो आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस है, तो उसको क्या करोगे, आप रिपोर्ट करोगे, राइट। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे थर्ड क्लॉज की तरफ। आई होप कि ये दोनों क्लॉजेस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और ये जो मैंने आपको बाद में बताया सैंक्शन इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ वाला पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका नवंबर 24 में भी पूछा गया है और मई 22 में भी पूछा गया है, और जो फर्स्ट क्लॉज था वो सितंबर 25 में पूछा गया था, एमसीक्यू में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो एक चीज और मैं बता देती हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन, जो फिजिकल वेरिफिकेशन है पीपीई का ना, 3 साल में एक बार करोगे तो भी चलेगा, बट इन्वेंट्री का आपको वंस इन ईयर करना है, बिकॉज इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, इस वजह से, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लॉज नंबर 3, एंड क्लॉज नंबर 3 बात करता है लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज। लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे, कोई गारंटी दी, कोई सिक्योरिटी दी, या लोन्स ग्रांट करे इन नेचर ऑफ सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन्स टू कंपनी, फर्म, एलएलपी या कोई भी अदर पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी हम पढ़ेंगे सब क्लॉज ए और ई, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे उन कंपनीज पे जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देने का है। तो यानी कि एक कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लोन देने का नहीं है, लेकिन उसने क्या करा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो गारंटी दे रही है, वो सिक्योरिटी दे रही है, वो लोन्स ग्रांट कर रही है इन द नेचर ऑफ मतलब सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, और वो भी किसको दे रही है, कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, अदर पार्टीज को। तो उस केस में फिर आपको इन्हें पकड़ना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, वो चीज है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कंपनी ने अगर लोन्स दिए हैं, ये एडवांसेस दिए हैं लोन्स की नेचर में, या गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है किसी भी एंटिटी को, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कितना अमाउंट का ये लोन वगैरह दिया और कितना बैलेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है एट बैलेंस शीट डेट ऑफ सच लोन्स और एडवांसेस एंड गारंटीज और सिक्योरिटीज टू सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट्स। यानी कि कितना लोन इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरी को, जॉइंट वेंचर को या एसोसिएट को दिया है। अब ऐसा ना, एक तरह से हम अगर उसको लेकर चले तो इनकम टैक्स से भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, कि कई बार कंपनी क्या करती है, अपने फंड्स को डेफर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है, और उसमें एक लोन वाला भी ये तरीका आता है। तो इस वजह से आपको ये देखना है कि कितने अमाउंट का लोन उन्होंने सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को दिया है, और कितना उन्होंने अदर पार्टीज को दिया है। तो कितना अमाउंट दिया है और कितना बैलेंस शीट डेट पर आउटस्टैंडिंग है, वो चीज भी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्या करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है कि इतना अमाउंट जो है इनका पेंडिंग है और इतना अमाउंट इन्होंने दिया था। उसके बाद में अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, गारंटीज दी है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है
ग्रांट की ऑफ ऑल लोन्स एंड एडवांसेस, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के इंटरेस्ट में ही प्रिजुडिशियल है, बिकॉज अगर वो प्रिजुडिशियल है इन द कंपनीज इंटरेस्ट ओनली, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो इस वजह से यू विल हैव टू रिपोर्ट अगर कुछ भी ऐसा है कि वो कंपनी के अगेंस्ट में है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज ये है कि अगर आपने लोन्स एडवांसेस वगैरह दिए हैं, तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का शेड्यूल है या इंटरेस्ट रीपेमेंट का शेड्यूल है वो स्टैपुलेटेड है, और जो रिपेमेंट्स है वो रेगुलर है, ऐसा तो नहीं कि इरेगुलर रिपेमेंट्स आपको आ रहे हैं। तो ये चीज भी आपको मेंशन करना है। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि कितना और किसको दिया है। उसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट जो है वो प्रेजुडिशियल है और रिपेमेंट्स वगैरह रेगुलर है या नहीं है। उसके बाद में आता है कि जैसे आपको पता लगा कि जो रिपेमेंट्स है वो रेगुलर नहीं है, तो एक चीज तो आपने ये लिख दी कि येस और नो में। उसके बाद में अगर आपने देखा कि जो ओवरड्यू है अमाउंट वो क्या हो गया, वो मोर देन 90 डेज हो गया, तो फिर उस केस में क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं रिकवरी के लिए, बिकॉज लोन तो दे दिया और 90 दिन से ज्यादा का हो गया टाइम, और वो लोग दे ही नहीं रहे कंपनी का पैसा वापस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का पैसा डूब रहा है, तो ये 90 दिन वाली सिचुएशन को यू हैव टू कंसीडर इट सेपरेटली। उसके बाद में अगर कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस जो कि ड्यू थे ड्यूरिंग द ईयर वो अगर रिन्यू करे हैं या फ्रेश लोन्स के साथ में उसको एक्सटेंड सेटल करा है या उसका टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है, तो फिर आपको ये बताना है कि कंपनी ने तो ये नए लोन कर दिए हैं और ये एग्रीगेट है, और कितना परसेंटेज है आपका फ्रेश लोन्स का, कितना परसेंटेज है टोटल लोन्स का। मतलब जितना परसेंटेज, ऐसा कई बार होता है ना कि कंपनी हो सकता है लोगों का पैसा माफ कर देती हो, तो कितना आप यू नो उसमें ये लोग कर रहे हैं ऐसा, तो उस चीज़ के बारे में आपको मेंशन करना है। फिर अगर कंपनी ने लोन्स जो है वो दिए हैं, वो चाहे रिपेबल और ऑन डिमांड हो, लेकिन उसमें स्पेसिफाई नहीं कर रही है टर्म्स या पीरियड ऑफ रिपेमेंट, तो आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऐसा है जो उन्होंने ऐसा दिया है, और कितना अमाउंट इन्होंने प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज को दिया है। तो मतलब एक तरह से उन्होंने कितना अमाउंट रिपेबल ऑन डिमांड पे दिया है, मतलब उसमें टर्म पीरियड कुछ स्पेसिफाई नहीं है और डिमांड पर है वो। तो आपको ये बताना है कि कितना लोन ऐसा है जो लोन्स ग्रांट हुआ है प्रमोटर्स को और रिलेटेड पार्टीज को, बिकॉज यहाँ पर भी ना जैसे सब्सिडरी और उसका हमने देखा था, तो प्रमोटर रिलेटेड पार्टी में कंपनी ने अगर ऐसा करा है तो एक डाउटफुल सिचुएशन हो सकता है कि यार इन्होंने अपने प्रमोटर को रिलेटेड पार्टी को ऐसे करके दे दिया, तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि ये लोग अपना पैसा एक तरह से अलग तरह से डेफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका क्लॉज नंबर 4 जो आता है वो भी इसी का ही है, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी का। बट वहां पर आपको सिंपली ये चेक करना है कि सेक्शन 185 और 186 की जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं, और नहीं हुई है तो आप उसका डिटेल दो। तो 185 इज डायरेक्टर को लोन एंड 186 इज इंटर कॉर्पोरेट लोन, ठीक है। क्लॉज नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्लॉज नंबर 5 डिपॉजिट्स का क्लॉज है। क्लॉज नंबर 5 का नाम क्या है, डिपॉजिट्स। तो देखो डिपॉजिट्स में क्या है ना कि अगर जैसे कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करी हैं, या फिर वो वाले अमाउंट्स जो डिपॉजिट्स हम डीम करते हैं कि इनको हम डिपॉजिट्स की कैटेगरी में करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी डायरेक्टिव्स हैं जो आरबीआई ने इशू करे हैं, और उसके अलावा जो भी प्रोविजंस हैं सेक्शन नंबर 73 से लेकर के 76 तक ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या उनके साथ में कंप्लायंस हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप उसका नेचर बताएंगे कि क्या कॉन्ट्रवेंशन है। ऑल्सो अगर कोई भी ऑर्डर पास हुआ है बाय कंपनी लॉ बोर्ड या फिर एनसीएलटी या आरबीआई, उस केस में क्या करोगे, आरबीआई या फिर कोई भी और कोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो उस केस में भी आप ये देखोगे कि क्या उस ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो डिपॉजिट में आप बस सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस देखते हो, ठीक है। तो अब देखो अभी तक जो मैंने आपको 5 क्लॉजेस करवा दिए ना, उसके लिए आपको मेमोरी टेक्निक याद रखनी है, PILLD, PILLD, ठीक है। मैं अभी इसको आगे कनेक्ट करा दूंगी, बट यहाँ के लिए मैंने बता दिया। पिल का मतलब हुआ दवाई गोली, और डी का मतलब हुआ कि दी, ठीक है, मतलब दिया। अब किसने दिया वो अभी हम आगे देखेंगे। तो हम अब चलते हैं क्लॉज नंबर 6 पर। तो देखो क्लॉज नंबर 6, तो क्लॉज नंबर 6 किसकी बात करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। किसकी बात करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में हमें ये देखना है कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी ने बनाए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे थे, और इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 148। अब आप बोलोगे कि इतने सारे सेक्शंस हम कैसे याद रखें, तो देखो बहुत सारे सेक्शंस तो नहीं है। लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी वाले में जो क्लॉज नंबर 4 है उसमें 185 और 186 है। देन 73 to 76 डिपॉजिट्स में है। उसके बाद में अब आया है
वो है आपका 148। तो इतने तो आपको आई थिंक इंटरमीडिएट के पढ़े हुए ही याद होंगे, तो बस थोड़ा सा याद रखना है, और नहीं भी हो तो चलो कोई बात नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना जो मैंने बोला, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। फिर क्लॉज नंबर 7 किसकी बात करता है? स्टैट्यूटरी ड्यूज की। स्टैट का मतलब होता है लॉ, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज मीन्स चूंकि ड्यूज लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, ठीक है। अब इसमें जैसे जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, जो भी मतलब टैक्सेस ड्यूज ये सब देने होते हैं, टैक्सेस वगैरह जो देने होते हैं कंपनी को, तो क्या कंपनी उसमें रेगुलर है? और अगर नहीं, तो फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग आपको कब करनी है? अगर आपको दिख रहा है कि जो अरियर्स हुए हैं इन डिपॉजिशन ऑफ दोज स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो वो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स से ज़्यादा तो नहीं है, फॉर मोर देन 6 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट। मतलब कि लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि सपोज ये ड्यू डेट थी और इससे 6 मंथ से ज़्यादा तो नहीं हो गए, तो ये चीज़ आप लास्ट डेट पर देखोगे, ठीक है। तो लास्ट डेट पर आप देखोगे कि 6 मंथ से ज़्यादा के आउटस्टैंडिंग तो नहीं हो गए, अगर हो गए हैं तो फिर आपको उसको रिपोर्ट करना है। ऑल्सो अगर आपको दिख रहा है, ये तो बात हुई अनडिस्प्यूटेड ड्यूज की, जैसे कि आपका इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि कंप्लायंस आपको करना है। लेकिन अब कुछ ड्यूज ऐसे होते हैं कि डिस्प्यूटेड होते हैं वो, जैसे कि किसी कोर्ट की वजह से, किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आपको वो पेनल्टी देनी पड़ रही है, वो ड्यू देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि जब तक कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं शुरू हो जाता है, तब तक मतलब आप वो नहीं करते, मतलब इट इज़ उसमें कुछ डिस्प्यूट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये देखना होता है कि अगर डिस्प्यूट की वजह से वो ड्यूज़ है, तो क्या अमाउंट है उन ड्यूज़ का और किस फोरम में वो डिस्प्यूट पेंडिंग है। ऑल्सो जो भी मियर रिप्रेजेंटेशन होगी टू कंसर्न डिपार्टमेंट, उसको हम नहीं मानेंगे एक डिस्प्यूट। मियर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ डिस्प्यूट, जब तक कोर्ट या ट्राइब्यूनल नहीं होगा तब तक हम उसको डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जब तक डिस्प्यूट कोर्ट में शुरू नहीं हो जाए तब तक आप उसको डिस्प्यूटेड वाले ड्यूज नहीं मानेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लॉज नंबर 7। तो इसके लिए मैं आपको मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ। इसके लिए मेमोरी टेक्निक क्या है? डॉक्टर सी एस, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सी एस, इनका नाम है चंद्र सिंह या कुछ भी मान लो, सी एस लिखते हैं अपने शॉर्ट में, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको मेमोरी टेक्निक क्या बताई? पिल दी किसने दी? डॉक्टर सी एस ने, ठीक है। पिल दी किसने? डॉक्टर सी एस ने। और उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला गिव इट टू योर सिस्टर, योर सिस्टर, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर यू से क्या मतलब है? वी आर मूविंग ऑन टू क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 किसके बारे में बात कर रहा है? क्लॉज नंबर 8 बात कर रहा है इनकम के डिस्क्लोजर की। बट मैम आपने तो यू लिखा है, तो यू का मतलब क्या है यहाँ पर? इस क्लॉज का नाम तो इनकम डिस्क्लोजर है। तो अब इसमें हम किस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है बुक्स में, एंड वो सरेंडर हो गया है, वो डिस्क्लोज हो गया है एज इनकम इन टैक्स असेसमेंट। मतलब वो ट्रांजेक्शन बुक में तो नहीं है और वो इनकम बन गया है एज पर टैक्स असेसमेंट। तो अगर ऐसा कुछ है, कोई प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम अगर है, तो क्या उसको प्रॉपरली अब आपने डील करा है अपनी बुक्स में या फिर अभी भी नहीं? अभी भी वो पेंडिंग है, बस इस चीज़ की आपको यहाँ रिपोर्टिंग करना है। तो यू का मतलब एक तरह से अनरिकॉर्डेड इनकम है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्लॉज नंबर 9, जिसको मैंने डिनोट किया है बाय आर। तो ये मैंने कैसे किया है? आर का मतलब यहाँ पर रीपेमेंट है, तो यहाँ पर हम लोन रीपेमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये लोन रिपेमेंट कौन सा है ना? ये लोन रिपेमेंट वो लोन है जो मतलब जैसे थर्ड वाले क्लॉज में तो कंपनी दे रही थी लोन, ठीक है, जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने लोन लिया है और हम उसके रिपेमेंट की बात कर रहे हैं। वहाँ हम ये देख रहे थे कि कंपनी ने जिस जिसको लोन दिया है उसके साथ में क्या क्या चीज़ उन्होंने करी है, एनपीए वगैरह का केस देख रहे थे वहाँ। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कंपनी ने लोन ले रखा है अगर किसी से, तो वो क्या करी है उसका, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसमें यह है कि कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट किया है रीपेमेंट में, जैसे कि आपके प्रिंसिपल में या फिर इंटरेस्ट में, तो उस केस में अगर करा है तो फिर उसकी आपको प्रॉपर डिटेल्स देना होगा। उसमें आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि ये नेचर था इस लोन का, फिर ये नेम है लेंडर का, और ये वाला अमाउंट जो है ये आउटस्टैंडिंग है, ये पे नहीं किया है। फिर क्या पे नहीं कर रहा है? प्रिंसिपल पे नहीं करे, इंटरेस्ट पे नहीं करे, या दोनों पे नहीं करे, कितने दिन हो गए पे नहीं करे हुए, नंबर ऑफ डेज एंड रिमार्क्स। इस तरह से आपको इस पॉइंट की रिपोर्टिंग करना है। फिर दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आपको दिख रही है कि उस वजह से वो कंपनी नहीं चुका पाई है पैसा। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कंपनी ने पैसा लिया तो था, लेकिन क्या जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने कंपनी के मतलब पैसा लिया था उस पर्पज़ के लिए उन्होंने उसको लगाया या फिर डाइवर्ट कर दिया। और इसी के साथ में एक और पॉइंट है कि जैसे कई सारे लोन्स होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फंड्स आपने रेस करे थे ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस वो आप लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो? अगर हाँ तो फिर उसका भी आपको मतलब उसका एज एन ऑडिटर आपको ये देखना होगा और फिर उसकी रिपोर्टिंग करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट्स नए हैं। वहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि कितना लोन उन्होंने सब्सिडरी वगैरह को दिया है ना? यही तो देख रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी है ना, उसने फंड्स ले रखे हैं किसी भी एंटिटी से या किसी भी पर्सन से, जिससे कि वो अपने बच्चों का, अपने एसोसिएट का, अपने जॉइंट वेंचर का, यानी कि सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, उनके जो ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, उनको मीट कर पाए। यानी कि कंपनी खुद नहीं रख रही है अपने पास पैसा, वो इन लोगों को दे रही है बिकॉज़ इनको पैसे की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा है तो उसकी भी डिटेल्स दो। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ तो कंपनी ने अपने सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर की मदद करी। अब देयर आर चांसेस कि कभी कभी कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी के पास में उस टाइम कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो कंपनी क्या बोलेगी कि मेरी ये सब्सिडरी है, इनकी सिक्योरिटी के बेसिस पे आप मुझे लोन दे दो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ भी आपको देखना होगा और डिटेल्स भी देनी होगी अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट। तो एक तरह से जो बातें थर्ड वाले क्लॉज में थी वही बातें आपकी क्लॉज नंबर 9 में भी। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया है कि एक जगह कंपनी लैंडर है और दूसरी जगह कंपनी बोरोवर है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट यू आर द क्लॉज नंबर 9 तक। अब उसके बाद में बढ़ते हैं हम क्लॉज नंबर 10। तो क्लॉज नंबर 10 किसकी बात करता है? आईपीओ एफपीओ, आईपीओ एफपीओ और अदर अलॉटमेंट्स। तो इसमें क्या हम बताते हैं कि मनी अगर आईपीओ से रेज हुआ है या एफपीओ से रेज हुआ है तो जिस पर्पस के लिए रेज हुआ है क्या उसी के लिए अप्लाई करा है या उन्होंने उसमें भी कुछ डेलीगेशन कर दिया है? ठीक है, एंड डिलेज या डिफॉल्ट अगर है या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन है तो वो चीज़ भी आपको रिपोर्ट करना है। सेकेंड लिस्ट में आपको बताना है कि कंपनी ने क्या कोई प्रेफरेंशियल या प्राइवेट प्लेसमेंट करा है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, और अगर करा है तो फिर उस केस में अगेन आपके सेक्शंस लग जाएंगे, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और इसमें भी हम ये बताते हैं कि फंड्स जिस पर्पज़ के लिए हमने रेज करे थे वो उसी पर्पज़ के लिए वो यूटिलाइज हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो मनी रेस्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब एक तरह से दोनों में ही हम पर्पज़ के बारे में बता रहे हैं, बट मनी रेस थ्रू आईपीओ, एफपीओ एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट, इन सब की बात हो रही है। देन आते हैं हम क्लॉज नंबर 11 पर। और क्लॉज नंबर 11 क्या बोल रहा है? फ्रॉड के बारे में। ठीक है, फ्रॉड के बारे में। तो फ्रॉड में हम लोग क्या देखेंगे कि एज एन ऑडिटर क्या हमने कोई फ्रॉड नोटिस करा, और अगर हाँ तो उसका नेचर बताओ और उसका अमाउंट बताओ। उसके बाद में उसकी रिपोर्टिंग आपको करना होगा, उसको देखना होगा कि मतलब आपको देखना होगा कि कोई 143 सबसेक्शन 12 में कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑडिटर्स ने फाइल करी है ADT4। अब ऐसा कब करते हैं 143 सबसेक्शन 12 में ADT4 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट? जब रिपोर्टिंग जब जो फ्रॉड होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है, 1 करोड़ एंड अबव होता है ना, तब करते हैं हम इन फॉर्म नंबर ADT4। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनी इन्वॉल्व है। तो देखो जब 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड होगा ना तो आपको दो रिपोर्टिंग करनी है, तो 143 सबसेक्शन 12 वाली और कारो वाली, अगर उस कंपनी पे कारो अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, नॉट अवेलेबल। देन वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। मतलब विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स होती हैं जो इम्प्लॉयज करते हैं, ठीक है, या इंटरनल लोग करते हैं कंपनी के। तो क्या उसको एड्रेस करें, बिकॉज उससे भी आपको आइडिया लग सकता है कि कहीं कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। ठीक है, अब आते हैं हम क्लॉज नंबर 12 पे, जो कि बात करता है निधि कंपनी के बारे में। तो निधि कंपनी क्या बताती है कि क्या इनका एनओएफ जो है वो 1:20 का रेशियो में है। एनओएफ मीन्स नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स। देन क्या 10% अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट्स ये लोग रख रहे हैं, और कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर है तो एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू रिपोर्ट। तो अब यहाँ तक के लिए हमारा जो मेमोरी टेक्निक है वो क्या बन गया? इसके लिए देखो मेमोरी टेक्निक है, कहाँ गया फर्स्ट ये रहा। इफ देखो, इफ निधि, तो अभी तक हमारा स्टेटमेंट क्या बना? पिल दी डॉक्टर CS ने और बोला मेरे से कि गिव इट टू योर सिस्टर इफ, सिस्टर का नाम क्या है? निधि। ठीक है, ये स्टेटमेंट से अभी तक की क्लॉजेज आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको नहीं हो तो फिर आप अपनी मेमोरी टेक्निक लगा लो, बट मैंने तो क्लॉजेज आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए है ना। अब बढ़ते हैं हम क्लॉज नंबर 13 की तरफ। ज़्यादा नहीं बचा है चैप्टर, बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ। सो क्लॉज नंबर 13 किसकी बात करता है? रिलेटेड पार्टीज़ की। तो रिलेटेड पार्टीज़ के लिए हमको क्या देखना है कि हाँ क्या सेक्शन नंबर 177 और 188 का कंप्लायंस हुआ है? मैम क्या बोल रही हो आप, सेक्शन ही सेक्शन है यहाँ तो इतने ज़्यादा सेक्शन नहीं है यार। आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो गए होंगे, अभी तक भी अगर आपने पढ़ लिया होगा याद हो गए होंगे। देखो इसमें क्या है, 177 और 188 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। तो 88
8 8 कैसे लग रहा है, आइडेंटिकल लग रहे हैं। 7 7 कैसे लग रहा है, आइडेंटिकल लग रहे हैं। आइडेंटिकल लोग कौन होते हैं, रिलेटिव होते हैं ना एक दूसरे के। जैसे कई कई बहन भाई आइडेंटिकल होते हैं, कई भाई भाई आइडेंटिकल होते हैं, मम्मी से बच्चे मतलब मिलते हैं, पापा से मिलते हैं। तो क्यों होता है ये ऐसा, बिकॉज देर इज अ समथिंग, कुछ भी जेनेटिक ऐसा है तो रिलेशन है, राइट। तो इससे आपको ये याद हो गया होगा, है ना। अब अगर ऐसा है, रिलेटेड पार्टीज हैं, तो क्या वो मतलब कंप्लायंस हो रहा है, और उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्लोज करना है। उसको ये देखना है कि क्या डिस्क्लोजर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं हुआ है। तो एज एन ऑडिटर आपको यहाँ क्या देखना है कि क्या रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजेक्शन है तो इस वाले सेक्शन का कंप्लायंस हुआ है, और क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्लॉज नंबर 14 की तरफ। 14 बात करता है इंटरनल ऑडिट। तो इसके लिए मेमोरी ट्रिक क्या होगी, रिलीफ इंटरनली इफ निधि डज नॉट गेट रिलीफ इंटरनली, रिलेटिव्स रिलीफ से नहीं रहने देते हैं, और इंटरनली का मतलब इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में हम लोग को क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि क्या कंपनी के पास में प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, और क्या रिपोर्ट्स जो हैं वो स्टैट ऑडिटर ने कंसीडर करी है इंटरनल ऑडिटर की। तो जैसे मैं स्टैट ऑडिटर हूँ, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं ये चीज़ लिखूंगी कारों में भी कि मैं क्योंकि स्टैट ऑडिटर हूँ, मैंने इस पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करा है। तो ये मुझे कारों की रिपोर्टिंग में भी करना होगा। तो ध्यान रखना, फ्रॉड वाले केस में और इंटरनल ऑडिट वाले केस में दोनों में कारों की रिपोर्टिंग भी आएगी साथ में, ठीक है। आप अपने काम के साथ में अपने काम के बारे में एक तरह से दो जगह रिपोर्ट कर रहे हो। अब पढ़ते हैं हम क्लॉज नंबर 15 की तरफ। बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे, बस 5 मिनट और रुक जाओ। तो क्लॉज नंबर 15 किसके बारे में बात करता है, क्लॉज नंबर 15 बात करता है, क्लास लिख दिया, क्लॉज है। क्लॉज नंबर 15 बात करता है नॉन कैश, नॉन क्या लिख रही हूँ मैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, इसमें आपको ये लिखना है कि क्या देखना है कि क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करा है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसके साथ करेगा, अपने डायरेक्टर्स के साथ में, या फिर वो लोग जो उससे कनेक्टेड है। आप किसी को फ्री में कोई चीज़ क्यों दोगे, कुछ आपका उससे रिश्ता होगा तभी तो दोगे ना। तो जो आपसे कुछ कनेक्शन रखते हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, तो वो लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और इसमें भी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 192, ठीक है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं है, अगर है तो फिर क्या प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 हुए हैं कंप्लाई, और डायरेक्टर और जो भी कंपनी से कनेक्टेड है, कहीं उनके साथ कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, और अगर हाँ तो 192 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब देखो, इसके लिए भी मैं एक मेमोरी टेक्निक आपको बता देती हूँ 192 याद करने की। तो आई थिंक 143 होता है, मतलब कोई वैसा नंबर, वेग नंबर जो रिलेटेड पार्टी के साथ में कई लोग करते हैं, ठीक है। तो 143 से 142 कर लो, बिकॉज ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो 143 से हो गया 142। तो 142 में आप ऐसे करके कर दो, तो 9 बन गया। मतलब कुछ भी मान लो, 192 बना लिया, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर देते हैं, दिस और दिस, उसको करके 192। मतलब ये बहुत ही वेग हो रहा है, जस्ट भूल जाओ ऐसे। 192 याद कर लो, ठीक है। आई थिंक अब तो याद हो जाएगा। क्लॉज नंबर 16। क्लॉज नंबर 16 किसके बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, बट इसको हम लिखेंगे एज एनबीएफसी। तो क्लॉज नंबर 16 में हम क्या देखेंगे कि क्या जो कंपनी है उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराना था अंडर सेक्शन 45A ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। अब आरबीआई एक्ट के बारे में अगर है तो आप ये देखोगे कि क्या अगर रजिस्ट्रेशन कराना था तो क्या करवा लिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने देखा होगा एनबीएफसी में था कि खुद को रजिस्टर करना एज एनबीएफसी, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब अगर कंपनी कोई एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो क्या उसके पास में वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में अगर वो कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि डिफाइंड एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई, तो क्या वो अभी भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में लिखना होगा। और क्या ग्रुप में एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर हाँ तो ये बताना होगा कि कितनी नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो क्लॉज 16 में हम एनबीएफसी और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं कि क्या मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी भी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, और एनबीएफसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया और कोई भी और कंपनी अगर है तो क्या उसको कोई रजिस्ट्रेशन लेना है आरबीआई, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, तो वो चीज़ आपको यहाँ रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्लॉज नंबर 17 है, क्लॉज नंबर 17 है आपका कैश लॉसेस। तो क्या कंपनी के कुछ कैश लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में, इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, और अगर हाँ तो बताओ कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है कंपनी को। उसके बाद में क्लॉज नंबर 18 किसके बारे में है, क्लॉज नंबर 18 जो है ना वो आपका है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। क्लॉज नंबर 18 किसके बारे में है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्या स्टैट ऑडिटर ने रिजाइन किया था पिछली बार, मतलब आपसे पहले जो स्टैट ऑडिटर था क्या उसने रिजाइन किया था, और अगर हाँ
तो उसके क्या कंसिडरेशंस थे, क्या ऑब्जेक्शंस थे या क्या कंसर्न्स थे जो उसने रेज करे थे। नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाला सितंबर 25 में आया था और ये रेजिग्नेशन वाला मई 24 और नवंबर 22 में आया था। तो ये चीज़ भी आपको बतानी है कि क्या उसने रिजाइन किया था और अगर हाँ तो क्या रीजन थे, क्या कंसिडरेशंस थी, वो सब आपको देखनी है। ठीक है। देन क्लॉज नंबर 19 किसके बारे में बात करता है, गोइंग कंसर्न के बारे में। तो गोइंग कंसर्न में जब भी गोइंग कंसर्न आता है तो ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन, आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट ही नहीं कर पाएगी एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो मतलब अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी तो फिर उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपको करना होगा। देन उसके बाद में क्लॉज नंबर 20 बात करता है CSR का। तो CSR में भी ना 2 पॉइंट्स हैं ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें ना CSR में क्या होता है, दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ऑन अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक होता है आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर है तो क्या कंपनी ने जो भी अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसमें जो भी अनस्पेंट अमाउंट था, कुछ बचा हुआ अमाउंट था, तो क्या उन्होंने उसको एज पर शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको फंड को ट्रांसफर कर दिया है विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 6 मंथ्स, ये MCQ में आया था एक बार। शेड्यूल 7 एंड 6 मंथ्स केस स्टडी बुक में भी है ये। शेड्यूल 7 और 6 मंथ्स के अंदर क्या उन्होंने कर दिया, दिस इज फॉर अदर देन ऑनगोइंग। और अगर ऑनगोइंग वाला है तो फिर उसमें क्या है कि जो भी अनस्पेंट अमाउंट है, दोनों में ही सेक्शन लग रहा है 135 सब सेक्शन 5, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ उन्होंने दिया है स्पेशल अकाउंट और स्पेशल अकाउंट का भी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। बट अदर देन ऑनगोइंग में इन्होंने टाइम पीरियड दिया है, बिकॉज ऑनगोइंग है ना तो उसमें कोई टाइम पीरियड हम नहीं देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली क्लॉज नंबर 21। अब ये क्लॉज क्या बोल रहा है अबाउट CFS। तो CFS की कहीं रिपोर्टिंग नहीं करनी, सिर्फ यहाँ करनी है। अब इसमें हमें रिपोर्टिंग कब करना होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है या फिर कोई एडवर्स रिमार्क है जो कि रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने दिया है अपनी अपनी कारो रिपोर्ट में, जो भी कारो रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज जो CFS में इंक्लूडेड है। अब CFS में क्या होता है ना, CFS में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बिकॉज CFS इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर अगर ABCD ऐसे 4 कंपनीज हैं उसमें, तो अगर किसी कंपनी में एडवर्स रिमार्क है या क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको ये देखना है कि अब देखो जैसे एक एक पेरेंट का एक में 60% शेयर है, देन दूसरे में 40% है, तो ऐसे करके मतलब है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर जैसे 60% वाली जो कंपनी है जिसमें एक जो मतलब पेरेंट कंपनी उसका 60% शेयर है और उसी कंपनी में ही अगर कोई क्वालिफिकेशन है, तो फिर तो यार एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है ना पेरेंट कंपनी में भी, ये इस वजह से करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि क्वालिफिकेशन है, एडवर्स रिमार्क है, तो फिर आपको इंडिकेट करना होगा उस कंपनी की डिटेल्स। और जैसे जैसे सपोज ना इसकी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, अब इसकी सब्सिडरी का जो ऑडिटर हुआ होगा कोई, अब मैं तो पेरेंट का ऑडिट करने गई हूँ बट इसका कंपोनेंट का ऑडिटर अलग था, तो कंपोनेंट के ऑडिटर ने ना सब्सिडरी के ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव रिमार्क या क्वालिफिकेशन दी थी, तो फिर मुझे उसको इंडिकेट करना होगा कि इस पर्टिकुलर सब्सिडरी के ऑडिटर ने इस पैरा नंबर में ये रिमार्क दिया है, तो वो मुझे अपने पेरेंट के कारो रिपोर्ट में लिखना होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब देखो मैं आपको पूरी की पूरी ना जो स्टेटमेंट में अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में बताई थी एक साथ बता देती हूँ। पिल दी डॉक्टर CS ने और कहा मेरे से कि गिव इट टू योर सिस्टर निधि if she doesn't get relief internally. She lives in Delhi, NRC, NCR को उल्टा NRC, and has recently resigned due to cash losses. No, sorry, he has recently resigned due to uncertainty of going concern and CSR and CFS. एंड हैज़ रिसेंटली रिजाइन, क्योंकि वहाँ पर क्या था, गोइंग कंसर्न रिजम्पशन फेल हो रहा था और उसको CSR करना था, ठीक है, और CFS बनाने, मतलब कुछ भी आप ऐसे करके कर दो। अब P से क्या है, P से है आपका PP और इंटेंजिबल वाला, I से है इंटेंजिबल असेट्स, सॉरी इन्वेंट्री I से, देन L से लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, D से डिपॉजिट्स, C से कॉस्ट रिकॉर्ड्स, S से स्टैट्यूटरी ड्यूज, इससे है अनरिकॉर्डेड इनकम, इनकम डिस्क्लोजर वाला। और इसमें हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं आपका लोन रीपेमेंट का। फिर निधि का मतलब तो 12 बजे निधि वाला हो गया। फिर रिलीफ जो कि रिलेटिव्स लेने नहीं देते, रिलेटेड पार्टी, इंटरनल मतलब इंटरनली इंटरनल ऑडिट। देन इसमें क्या है, इसमें हम बात करते हैं N से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, R से रजिस्ट्रेशन यानी कि NBFC CIC, और C से क्या है आपका कैश लॉसेस। फिर अगर कोई ऑडिटर ने रिजाइन किया तो रिजाइन, गोइंग कंसर्न के बारे में लिखना है, CSR के बारे में लिखना है और CFS के बारे में लिखना है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कारो 2020। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिले। और भी बहुत सारी मैंने रिविजन वीडियोस डाल रखी हैं, पेपर्स भी डाल रखे हैं, एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं, तो वो सब देखना और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं बहुत जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और ये वीडियो पूरा देखो एंड तक, तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।